सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग और खूब मन लगा करके पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस का नया चैप्टर जिसका नाम है लैंड फॉर्म एंड लाइफ। लैंड फॉर्म एंड लाइफ जो है वो रिलेटेड है हमारे ज्योग्राफी चैप्टर से। ठीक है, सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर है हमारा लैंड फॉर्म एंड लाइफ। तो आज हम लोग चैप्टर 3 जो है स्टार्ट करेंगे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर 3 जो है हमारा ये है। ठीक है, तो चैप्टर 3 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग चलेंगे इस चैप्टर को लेकर के। और एवरी पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी से ही रिसीव किया है और इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी से ही एक तरह से खत्म कर रहे हैं क्योंकि ये सारा मेरा नोट्स जो है वो एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है। क्लियर, तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि सर का नोट्स है क्या ये मैच करेगा हमारे बुक से या फिर नहीं करेगा। तो 100% मैच करेगा और इससे अलग कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर, तो एनसीईआरटी हो या फिर अदर बुक्स हो, इससे आउट कुछ नहीं आने वाला। तो इसलिए आप लोग निफिक्र होकर के इस चैप्टर को क्लियर कीजिए और पढ़िए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लैंड फॉर्म एंड लाइफ। लैंड फॉर्म एंड लाइफ ये चैप्टर जो है ज्योग्राफी का है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स के बारे में। लैंड फॉर्म मतलब जो हमारा लिथोस्फीयर है वो कितने रूप में है, कितने फॉर्म में है, इस चैप्टर के जरिए हम लोग ये जानेंगे। लैंड फॉर्म एंड लाइफ। लाइफ क्या है भाई, तो जीवन। जीवन जो है यहाँ पे कितने तरह का है, पौधा का जीवन क्या है, जानवर का जीवन क्या है, इंसान का जीवन क्या है, इस चैप्टर के जरिए हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। यानी लैंड फॉर्म यानी लिथोस्फीयर के कितने रूप है ये समझेंगे और जीवन कौन कौन से पाए जाएंगे उन सभी रीजन में ये भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है लैंड फॉर्म एंड लाइफ। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग द बिग क्वेश्चंस, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बड़ा क्वेश्चन क्या होता है, क्या है इसमें हमारा दो बड़े क्वेश्चन के रूप में। तो देख लेते हैं, पहला है हमारा व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड ऑफ लाइफ एंड कल्चर। तो मेजर लैंड फॉर्म किन किन रूप में है ये समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि किन किन रूप में मेजर लैंड फॉर्म्स है, मतलब लिथोस्फीयर जो है वो किन किन रूप में है। बड़ा बड़ा रूप क्या है भाई, जैसे छोटा सा पार्ट्स को नहीं हम लोग कवर करेंगे, बड़े बड़े पार्ट्स को कवर करेंगे हमारे धरती के ऊपर जो भी है। ठीक है, तो मेजर लैंड फॉर्म्स और उनका सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में या फिर हमारे कल्चर में। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है ना। कोई कोई लैंड फॉर्म, कोई क्या, हर लैंड फॉर्म हमारे लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे कल्चर में भी कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाता है। तो इसी के जरिए हम लोग समझेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस चैप्टर के जरिए हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। तो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच अदर ईच लैंड फॉर्म्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या क्या चैलेंजेस आता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आता है हमारे लाइफ में जो इस लैंड फॉर्म के रूप में दिखता है। हर चैलेंजेस, कोई भी चैलेंजेस हमारे लाइफ में आ रहा है तो वो लैंड फॉर्म के जरिए भी आ सकता है। कल्चर अगर हम लोग कोई भी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो लैंड फॉर्म पे भी डिपेंड कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग इस चैप्टर के जरिए हम लोग जानेंगे। क्लियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और हमारे सबसे पहले टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग लैंड फॉर्म्स, नेचर्स ब्यूटीफुल क्रिएशन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भाई हमारा लैंड फॉर्म जो है वो किन किन रूप में है और कहां कहां पे है और क्या क्या हमारे लाइफ में सिग्निफिकेंस है उसका, यानी इंपॉर्टेंस क्या क्या है हमारे लाइफ में, हमारे कल्चर में, ये जानते हैं। तो इमेजिन यू आर ऑन एन एक्साइटिंग रोड ट्रिप स्टार्टिंग इन द रग्ड हिल्स ऑफ छोटा नागपुर, पासिंग थ्रू द फर्टाइल प्लेन ऑफ प्रयागराज एंड एंडिंग इन द सैनिक टाउन ऑफ अल्मोड़ा। इमेजिन करना है कि आप एक छोटे से ट्रिप पे जा रहे हो और वो ट्रिप स्टार्ट होता है हमारा कहां से, हिल्स से, जिसका नाम है छोटा नागपुर हिल्स। ठीक है, तो छोटा नागपुर हिल्स से स्टार्ट होता है और होते होते कहां पे जाता है, ये प्रयागराज होते हुए जो है हमारा खत्म होता है ये अल्मोड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ट्रिप बता रहा है क्या बता रहा है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए हिल से, यानी जहाँ पे प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू, इस हिल से स्टार्ट किए और प्लेन एरिया होते हुए, है ना, प्लेन एरिया, फर्टाइल प्लेन ऑफ प्रयागराज, ये सब प्लेन एरिया होते हुए एक हम लोग माउंटेन रीजन में पहुंच जाते हैं। On this journey, you have all witnessed the fascinating variety of landscapes, each unique and awe-inspiring. These different types of land are called landforms. तो इस ट्रिप के जरिए हमने क्या देखा कि भाई हम स्टार्ट किए थे एक प्लेटू रीजन से, हिल्स रीजन से,
फिर रास्ते में बहुत सारा अलग अलग लैंडफॉर्म देखने को मिला, लाइक प्लेन देखने को मिला, फिर माउंटेन देखने को मिला, और भी बहुत सारा चीजें जो कि हम लोगों ने रास्ते में देखा और डेस्टिनेशन के पास भी देखा, जहां पे मैंने ट्रिप के लिए प्लान किया था। हमने इमेजिन किया है ना, ऐसा कुछ ट्रिप हम लोग नहीं चल रहे हैं, क्लास में है, क्लास के दौरान जो है ट्रिप पे तो जा नहीं सकते हैं, तो इमेजिन करना है कि हम लोग ट्रिप पे चल रहे हैं और हिल्स होते हुए, प्लेन्स होते हुए, माउंटेन्स होते हुए हम लोग बहुत सारा लैंडफॉर्म देखते हुए ट्रिप को कवर किया है ना। तो यूनिक लगा भाई, अलग इंस्पायरिंग चीज देखने को मिला, मतलब एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिला है ना। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं ट्रिप पे तो गए ही होंगे, बट लैंडफॉर्म अलग अलग नहीं देख पाए होंगे। लाइक मान लेते हैं कि कोई बिहार में रहते हैं है ना, तो बिहार के पटना में रहते हैं, तो मान लेते हैं कि वो गए बोध गया है ना, बोध गया गए, तो बिहार का मैक्सिमम पार्ट तो क्या देखने को मिलेगा, प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या बिहार प्लेन एरिया में ही आता है। तो वहां पे गए, बोध गया में गए, और वहां पे देखने को मिला बस एक अलग लैंडफॉर्म जो कि छोटे छोटे हिल्स के रूप में दिखता है हम लोग को है ना। उसके अलावा आप कोई भी लैंडफॉर्म नहीं देख पाए। प्लेन एरिया तो आप देख चुके हैं, जहां से आप गए वहां से भी प्लेन एरिया से ही स्टार्ट होता है वो एरिया है ना। मान लेते पटना से आप गए तो पटना भी प्लेन एरिया में ही आ जाता है ना। तो और गंगा प्लेन रीजन में ये आता है एरिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे हर रिवर्स के बारे में भी कि कौन सा रिवर कौन सा प्लेन बनाता है और कौन सा प्लेन जो है रिवर को कनेक्ट करता है, ठीक है। आइए तो अब स्टार्ट करते हैं। दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड आर कॉल्ड लैंडफॉर्म। तो यही अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड हम लोग जो देखे वही है हमारा अलग अलग लैंडफॉर्म, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए लैंडफॉर्म इज अ नेचुरल फीचर ऑन अर्थ सरफेस। ये तो सभी जान रहे होंगे कि लैंडफॉर्म जो है एक नेचुरल फीचर है, ठीक है, नेचुरल फीचर है हमारे अर्थ के सरफेस पे। लाइक माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, ये तीन जो है मेन फीचर है हमारे लैंडफॉर्म का, तीन मेन फीचर है, ठीक है। कौन सा? माउंटेन, प्लेटो एंड प्लेन। These landforms not only add beauty but also impact the environment and our way of life, है ना। ये सारे लैंडफॉर्म्स सिर्फ हमारे नेचर को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ही नहीं है, हमारे कल्चर को, हमारे लाइफ पे, हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डालता है ये सारे लैंडफॉर्म्स, है ना। और ये सारे लैंडफॉर्म्स जो है हमारे लाइफ में या फिर हमारे कल्चर पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना, इफेक्ट डालना, है ना, ये सब। तो इन्वायरमेंट एंड आवर वे ऑफ लाइफ, हमारे इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट डालता है। देखते हो ना बहुत सारा क्लाइमेटिक जोन जो है लैंडफॉर्म पे ही टिका होता है। जैसे बताओ डेजर्ट एरिया में कैसा क्लाइमेट होगा, तो हॉट क्लाइमेट होगा, ये तो पता ही होगा आप लोग को। माउंटेन एरिया, माउंटेन रीजन में जहाँ पे बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है वहां पे कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, तो कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो ये जो है लैंडफॉर्म्स पे डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा, इन्वायरमेंट का कंडीशन कैसा होगा, ये सारा हमारा किस पे डिपेंड करेगा, लैंडफॉर्म पे डिपेंड करेगा, कहीं ना कहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो दे हैव टेकन मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, शेप्ड बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर एंड अर्थ मूवमेंट्स। क्या लिखा है कि ये जो है ना लैंडफॉर्म्स, जितने भी लैंडफॉर्म्स है हमारे सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे, वो सारे को बनने में क्या लगा है, मिलियंस ऑफ ईयर लगा, लाखों साल लगा है। कैसे बना है भाई, तो हवा, पानी या फिर अर्थ के मूवमेंट की वजह से। क्लियर हुआ। तो हवा, पानी वो क्या करता है, लैंडफॉर्म का एक तरह से प्रोसेस चलाता है जिसमें लैंड का फॉर्म होता है, मतलब जमीन बनता है, लैंड बनता है। जैसे बोलते हैं ना इरोजन, सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन क्या होता है, हवा और पानी के जरिए एक जगह का मिट्टी कट करके कहीं और जाके डिपोजिट हो गया, सेटल हो गया, उसी को बोलेंगे सॉइल इरोजन। तो लैंडफॉर्म भी कुछ इसी तरीके के प्रोसेस की वजह से हम लोग का बनता है, कोई भी लैंडफॉर्म हो। जैसे डेजर्ट एरिया हो गया तो वो भी कहीं ना कहीं वेदरिंग प्रोसेस से बना, जैसे प्लेटो रीजन हो गया वो भी वेदरिंग प्रोसेस से बना। तो बहुत सारा मूवमेंट हुआ, वेदरिंग प्रोसेस हुआ, अर्थ मूवमेंट हुआ, ये सब चीजें हुआ तब जाकर के लैंडफॉर्म हुआ। ये नेचुरल फोर्सेस के रूप में ये सब देखने को मिलता है। नेचुरल फोर्सेस मतलब प्राकृतिक बल, हिंदी में इसको बोलेंगे प्राकृतिक बल। ये सब चीजें जो है हम लोग को लैंडफॉर्म देखने को मिलता है इन सब चीजों की वजह से, ठीक है। विंड, वाटर एंड अर्थ मूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि लैंडफॉर्म आर नॉट जस्ट शेप्स, they are important part of our planet that influence our climate, the plant and animals around us and how we live। तो लैंडफॉर्म जो है एक जस्ट शेप नहीं है, मतलब एक कोई तरह का ढांचा नहीं है, बस वो एक तरह का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए,
एनिमल्स के लाइफ के लिए, या फिर नेचुरल इन्फ्लुएंस लाइक एनवायरमेंट कंडीशन कैसा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होगा, इन सब चीजों के लिए भी हमारा लैंडफॉर्म जिम्मेदार है। क्लियर? तो लैंडफॉर्म जो है, लैंडफॉर्म किसको बोला जा रहा है? इन्हीं को बोला जा रहा है, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, इन तीनों को ही लैंडफॉर्म बोला जा रहा है। ठीक है, इन तीनों को ही लैंडफॉर्म बोला जा रहा है। क्लियर? इन्हीं तीनों को लैंडफॉर्म बोला जा रहा है, इसलिए लैंडफॉर्म मैं यूज करूंगा तो समझना इन तीनों का बात हो रहा है ना। क्लियर? लैंडफॉर्म अगर मैं बोलूंगा तो समझ लेना इन तीनों का बात हो रहा है। ठीक है, तो लैंडफॉर्म जो है ना एक जस्ट शेप नहीं है, वो जो है वो क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्लानिट का, हमारे अर्थ प्लानिट का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, दैट इन्फ्लुएंस आवर क्लाइमेट, हमारे क्लाइमेट को भी वो इंपैक्ट करता है, हमारे क्लाइमेट पे भी इंपैक्ट डालता है। जैसे हमने अभी जस्ट पहले बताया कि क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है एज कंपेरिजन रीजन टू रीजन। मतलब रीजन टू रीजन कहने का मतलब क्या, कि एक रीजन में दूसरा लैंडफॉर्म है तो दूसरे रीजन में दूसरा लैंडफॉर्म होगा, तो इसलिए क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को अलग अलग मिलेगा। क्लियर? द प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस एंड हाउ वी लिव, और एक तरह से प्लांट एंड एनिमल की लाइफ में भी इंपैक्ट डालता है, कैसे हम लोग रह रहे हैं, कहां पे रह रहे हैं, ये भी इंपैक्ट डालेगा, इस पे भी इंपैक्ट डालेगा। कौन? लैंडफॉर्म। ठीक है, माउंटेन रीजन में क्या लोग रह पाता है, क्या नहीं रह पाता, ज्यादातर लोग प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं। प्लेटू रीजन में भी लोग रह पाते हैं बट उतना वहां पे डेंसिटी देखने को नहीं मिलता है, वहां पे उतना डेंसिटी देखने को नहीं मिलेगा जितना कि प्लेन एरिया में देखने को मिलेगा। क्लियर? तो इसलिए लैंडफॉर्म जो है वो हमारे लाइफ पे इंपैक्ट डालता है, हम कहां रह रहे हैं उस पर भी इंपैक्ट डालता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और ये हमारा क्या फिगर, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये है हमारा इधर का ये सब एरिया, ये सब प्लेन एरिया है हमारा, ये सब प्लेन एरिया है। इधर का ये छोटा छोटा ये सब ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये सब क्या है हमारा, प्लेटू रीजन है, प्लेटू रीजन है। ठीक है, ये प्लेन है हमारा। उसी तरह इधर ये बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे पहाड़ दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये सब क्या है हमारा भाई, तो ये सब हमारा माउंटेन है। ठीक है, तो यही 3 लैंडफॉर्म है मैक्सिमम, मतलब बहुत ज्यादा मेजर लैंडफॉर्म यही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, और हम लोग सबसे पहले माउंटेन के बारे में जानते हैं, एकदम डिटेल से समझेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे ताकि आपका डाउट हमेशा क्लियर रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चंस का आंसर करने में। क्लियर? आइए देखते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन आर टॉल लैंडफॉर्म दैट स्टैंड मच हायर देन द सराउंडिंग लैंड। देखो माउंटेन जो है वो सबसे टॉल लैंडफॉर्म है। टॉल लैंडफॉर्म कहने का क्या मतलब है कि अदर के कंपेयर में, जैसे प्लेटू हो गया, प्लेन हो गया, इसके कंपेयर में इससे लंबा है, ऊंचा है, इसलिए कहा गया यहाँ पे क्या कि टॉल लैंडफॉर्म है। किससे? एज कंपेयर अगर बात करें सराउंडिंग लैंड से। ठीक है ना, सराउंडिंग लैंड यानी आसपास का जितना भी जमीन है उससे क्या है, लंबा है, टॉल है, ऊंचा पे है, इसलिए टॉल लैंडफॉर्म कहा गया। यू कैन रिकॉग्नाइज अ माउंटेन बाय इट्स वाइड बेस, स्टीप स्लाइड्स एंड नैरो टॉप। some mountain are so tall that they are covered with snow। क्या लिख रहा है कि आप अगर माउंटेन को देखे होंगे, जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत सारे रीजन में घूमे होंगे, माउंटेनियस रीजन में या फिर हिल स्टेशन पे गए होंगे, तो वहां पे क्या देखने को मिलता है कि माउंटेन जो होता है, माउंटेन कुछ इस तरह के होता है ना। ये तो हमने सीधा बना दिया ना, ऐसे ऐसे ऊबड़ खाबड़ ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है हमारा माउंटेन। लेकिन क्या इसके अलावा कोई और लैंडफॉर्म है जो कि ऊंचा हो इससे? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों ने पढ़ रखा है, हम लोगों ने देख रखा है कि सबसे ऊंचा अगर लैंडफॉर्म है तो वो है हमारा माउंटेन। ठीक है, इसलिए वो मैक्सिमम पार्ट जो है स्नो से कवर होता है, ऊंचाई पे होने की वजह से। होता क्या है ना, वहां पे गर्मी ज्यादा होता है, गर्मी करे ठंडा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है, और वो स्नोफॉल जो है वो क्या कर देता है, बर्फ ढक देता है माउंटेन रीजन पे, माउंटेन में बर्फबारी देखने को मिलता है, तो इसलिए स्नो से कवर होता है वो एरिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन द समर द स्नो ऑन लोअर माउंटेन मेल्ट टर्निंग इनटू वाटर दैट फीड रिवर्स। बहुत सारा माउंटेन रीजन ऐसा है जहां पे ठंडा के मौसम में तो भले ही बर्फ जम जाता है, बर्फ का पहाड़ बन जाता है एक तरह का, लेकिन समर आते आते वो क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और वही मेल्ट हुआ बर्फ जो है क्या बन जाता है, रिवर बन जाता है। जैसा कि हमने देखा है या फिर जानते होंगे कि गंगा का फॉर्मेशन हमारे माउंटेन से ही हुआ है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर का क्या होता है भाई, तो जहां पे बर्फ का एकदम सीट हो, बड़ा सा लेयर हो बर्फ का, उसी को ग्लेशियर बोलेंगे, है ना। तो उस ग्लेशियर से हमारा दो रिवर उधर से आया है, और दोनों रिवर मिला है, और वहीं से गंगा का फॉर्मेशन हुआ है।
हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अगला आगे क्लास में, 9 क्लास में भी ये चीज है, 8 क्लास में भी है, तो उस टाइम पे ये चीज हम लोग समझेंगे कैसे फॉर्मेशन होता है। तो समर के टाइम पे क्या होता है कि स्नो पिघल जाता है और मेल्ट होकर के वो नीचे जाता है और रिवर्स का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? ऑन हायर माउंटेन द स्नो माइट नेवर मेल्ट कीपिंग देम कवरिंग इट स्नो ऑल ईयर लॉन्ग। क्या लिखा है? हमने देखा कि भाई जहां पे ठंडा मौसम होगा वहां पे स्नो होगा, स्नो का बारिश होगा, बर्फ जमा रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी रीजन है, कुछ ऐसा ही माउंटेन रीजन है जहां पे इतना हाइट है, वहां पे बर्फ इतना जमा रहता है कि पूरे साल वहां पे बर्फ देखने को मिलता है। कहीं पे भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है कि भाई थोड़ा सा पिघल जाए या फिर वहां पे साल में दो मंथ के लिए या फिर 2 दिन के लिए ही बर्फ नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। पूरे साल बर्फ रहता है वहां पे। क्लियर? पूरे साल बर्फ रहता है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि हिल्स आर लाइक माउंटेन बट आर शॉर्टर, हैव जेंटलर स्लोप्स एंड राउंडेड टॉप। बोल रहा है क्या कि हिल्स जो है ना वो माउंटेन की तरह ही दिखता है बट शॉर्ट होता है, वो छोटा होता है माउंटेन से। हिल्स जो है वो माउंटेन की तरह ही दिखता है बट माउंटेन से छोटा होता है। ठीक है? इसका जेंटल स्लोप होता है, जेंटलर स्लोप, यानी बहुत ज्यादा ऊपर खाबर नहीं होता है, बहुत ज्यादा ये नहीं होता है, ऐसा रहता है। लेकिन माउंटेन का क्या है भाई, ऐसे 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 क्या ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसा तैसा हो सकता है और ऐसे 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 ऐसे। ठीक है? ये माउंटेन ऐसा बन जाएगा। लेकिन हिल्स का क्या रहेगा, एकदम ज्यादातर मतलब मैक्सिमम ज्यादा ये नहीं रहेगा, रफ स्लोप नहीं रहेगा। ठीक है? तो एंड राउंडेड टॉप यानी टॉप जो है ना वो कैसा रहेगा, राउंडेड रहेगा। ठीक है? ऐसा रहेगा हिल्स हमारा। ठीक है? हिल्स शॉर्टर रहेगा, माउंटेन से छोटा रहेगा। क्लियर? मोस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड आर पार्ट ऑफ माउंटेन रेंजेस। क्या बोल रहा है कि मोस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड में माउंटेन्स है वो किसके पार्ट है? माउंटेन रेंज के पार्ट होंगे ऑब्वियसली, ये तो सब लोग जान रहे होंगे। तो माउंटेन रेंज के पार्ट है विच आर लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन, और एक माउंटेन रेंज का लॉन्ग चेन होता है। ठीक है? तो ये चैन ऐसा नहीं, वो जिप वाला चैन नहीं बात हो रहा है, बात हो रहा है ये कि एक लंबा सा माउंटेन रेंज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है? कनेक्टेड है। जस्ट लाइक हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है। ठीक है? ऐसे ऐसे। ठीक है? तो इधर वाला जो पार्ट है ना, इधर वाला एक माउंटेन रीजन का पार्ट है, एक माउंटेन रीजन का पार्ट है जिसका नाम है हमारा हिमालय। हिमालय, ये हिमालय जो है एक माउंटेन रीजन का पार्ट है, और यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये माउंटेन, यहां का माउंटेन और यहां का माउंटेन क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है सब। ठीक है? कनेक्टेड है, कहीं से भी कोई गैप नहीं है। तो इसलिए बोला गया है लॉन्ग चैन ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड माउंटेन रेंज। लॉन्ग चैन ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड माउंटेन रेंज, इसी को हम लोग माउंटेन रेंज बोलेंगे। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर लिया इंक्लूडिंग द हिमालय, है ना, अभी जस्ट मैंने बताया एशिया के अंदर है ये। अल्प्स माउंटेन यूरोप के अंदर है, अल्प्स माउंटेन। ठीक है? अल्प्स माउंटेन जो है यूरोप में है, हिमालय कहां पे है, तो एशिया में है हिमालय। एंड द एंडीज, एंडीज जो है वो कहां पे है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हमारा एंडीज है। अल्प्स जो है वो यूरोप में है और हिमालय जो है वो एशिया में है। क्लियर? सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, हजारों किलोमीटर की दूरी तक ये कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से। सोचिए कितना बड़ा बड़ा रेंजेस होगा हिमालय का। ठीक है? तो इसलिए बोला गया है कि हिमालय का जो रेंज है वो हजारों किलोमीटर तक कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से एक ही रेंज में सबको ले लिया जाता है। ठीक है? तो ये था हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट, इसी में से बहुत सारा आप एग्जांपल लेंगे माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट क्या है भाई, तो एक माउंटेन रेंज का ही पार्ट है जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड में, और जो कि कहां पे लोकेट करता है, नेपाल में। नेपाल और सिक्किम के बीच में है ये। ठीक है? तो माउंट एवरेस्ट लोकेटेड बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल। अच्छा, बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट कहां पे है, तो तिब्बत और नेपाल के बीच में है। ठीक है? तिब्बत और नेपाल के बीच में है हमारा माउंट एवरेस्ट। ठीक है? माउंट एवरेस्ट तिब्बत और नेपाल के बीच में है। ठीक है? माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहां पे है भाई, तो नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, इन दोनों के बीच में है हमारा कंचनजंगा।
इन दोनों के, नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम, इन दोनों के बीच में है कौन, कंचनजंगा, ये भी हमारा माउंटेन रेंज का ही पार्ट है, ठीक है। और आर द 2 हाईएस्ट पीक इन द हिमालयस, यही 2 हाईएस्ट पीक है पूरे हिमालय में, पूरे हिमालय में। अब इससे छोटा ही होगा जो भी होगा, ठीक है। कंचनजंगा हमारे इंडिया के सिक्किम और नेपाल के बीच में है, और माउंट एवरेस्ट हमारे नेपाल एंड चाइना के बीच में है। तो आइए फिगर देखते हैं इसका, ठीक है। तो ये हमारा माउंट एवरेस्ट का फिगर, ठीक है, दिख रहा है ना इसका स्लोप, स्लोप दिख रहा है ना कैसा है, ऐसे 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 ऐसे, ये तो फिगर में ऐसा दिख रहा है ना, एक्चुअल में बहुत ज्यादा ये रफ होता है, ठीक है। इसका ये हाईएस्ट पीक है हमारा वर्ल्ड में, माउंट एवरेस्ट का हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। इसका जो लेंथ है, हाइट है, वो 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर, यानी अप्रोक्स में अगर लेते हैं, अप्रोक्स में तो ये 9 किलोमीटर के आसपास है, अप्रोक्स में। सोचिए 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर बहुत मायने रखता है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इतना ऊंचाई पे ये हमारा माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट माउंटेन का बात कर लेते हैं, हमारा क्या है भाई, तो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो हम अभी देखे थे एंडीज, एंडीज माउंटेन रेंज, उसी में एक पीक आता है जिसका नाम है माउंट एकांगुआ, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज। माउंट एकांगुआ क्या है, माउंट एकांगुआ, ठीक है, माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ जो है हमारे एंडीज रेंज का, एंडीज माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज है, इसका हाईएस्ट पीक है माउंट एकांगुआ, ठीक है। ईस्टर्न अफ्रीका इज अ टॉल आइसोलेटेड माउंटेन नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंजेस, एनी रेंज। बोल रहे हैं क्या कि माउंट किलिमंजारो, ये जो है माउंट किलिमंजारो इन ईस्टर्न अफ्रीका इज अ टॉल, माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा ये चीज हम लोग को, अच्छा इसमें नहीं है, अच्छा इसी में है, ईस्टर्न पार्ट में है ना, ईस्टर्न पार्ट में है माउंट किलिमंजारो, ठीक है। अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका इज अ टॉल आइसोलेटेड माउंटेन नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक हम लोग समझे 2 माउंटेन रेंज के बारे में। ये हमारा एंडीज का माउंट एकांगुआ, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसके बारे में है माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक जो है वो हाईएस्ट पीक है हमारे एल्प्स माउंटेन रेंज का, जो कि इस वेस्टर्न यूरोप में लोकेट करता है, ठीक है। माउंट ब्लैंक जो है हाईएस्ट पीक है हमारे एल्प्स माउंटेन का, माउंटेन रेंज का, जो कि वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है। उसी तरह हमारे अन्नामुड़ी का बात हो रहा है, जो कि ऑल्सो नोन एज अनाई पीक, ठीक है, अनाई पीक के नाम से भी जाना जाता है। अन्नामुड़ी जो है अनाई पीक के नाम से भी जाना जाता है, और हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया लोकेटेड इन केरला, ठीक है, लोकेटेड इन केरला, हाँ ठीक है, इसको याद रखना, अन्नामुड़ी, इसको अनाई पीक के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी था माउंट किलिमंजारो वेस्टर्न ईस्टर्न अफ्रीका में, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, देख लेते हैं। Mountain with tall, sharp peaks like the Himalaya are considered young, meaning they formed recently in Earth's history, although that still means millions of years ago. देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है क्या कि बोल रहा है क्या यहाँ पे, बोल रहा है कि माउंटेन जो है विथ टॉल, सबसे अगर लंबा हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है हमारा हिमालय। यहीं पे हम लोग देखने को मिला क्या कि 8,848 मीटर का और लगभग 9 किलोमीटर का लेंथ है यहाँ पे, और पूरे वर्ल्ड में ये लेंथ सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो रेंज है माउंटेन, हिमालय माउंटेन रेंज जो है, ये सबसे रिसेंटली बना हुआ है हमारे अर्थ के हिस्ट्री में। यानी धरती पे अगर अर्थ का बात कर ले तो सबसे नया रिसेंटली बना हुआ माउंटेन जो है वो है हमारा हिमालय रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज, ठीक है। लगभग मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले बना, मतलब 10 से 20 लाख साल पहले बना, 10 लाख टू 20 लाख, 20 लाख, हाँ
1 से 2 मिलियन पहले, 1 से 2 मिलियन ईयर पहले बना है, ठीक है, 10 लाख साल से 20 लाख साल पहले ये बना हुआ है, और फिर भी इसको नया बोला जा रहा है। क्या अजूबा है ना, मतलब इसके बाद कोई माउंटेन रेंज बना ही नहीं, इसलिए इसको रिसेंटली बना हुआ है ऐसा बोला गया है, ठीक है। रिसेंटली मतलब ये नहीं कि कल बना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर पहले बन गया है, लेकिन इसके पहले ही बहुत सारा माउंटेन बना हुआ था, लेकिन सबसे लास्ट में जो बना है लास्ट टाइम, वो बना है हमारा हिमालय, ठीक है, हिमालय। तो हिमालय जो है वो हमारा क्या है, यंग माउंटेन है, ठीक है। तो ओल्डर माउंटेन लाइक द अरावली रेंज, ठीक है ना, ओल्डर माउंटेन के रूप में अरावली रेंज देखने को मिलता है, have shorter and more rounded peaks because they have been worn down by erosion over time. अरावली रेंज जो है one of the older mountain range, अरावली रेंज one of the older mountain range in the world, अरावली रेंज मतलब पुराना, अगर बात कर ले सबसे पुराना अगर माउंटेन रेंज है तो वो है अरावली रेंज, ठीक है। तो अरावली रेंज जो है ये आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है, इसका राउंडेड टाइप का हो गया, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसा हो गया, एक सेकंड, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अरावली रेंज जो है यहाँ पे सबसे पुराना माउंटेन रेंज के रूप में अरावली रेंज दिखता है, इसका शॉर्ट हो गया, मतलब छोटा सा हो गया, राउंडेड पिक हो गया। दे हैव बीन वर्न डाउन बाय द इरोजन ओवर टाइम, और टाइम के साथ साथ इसमें इरोजन होता गया और ये एक बड़े से पिक से एक छोटा सा पिक बन गया, ठीक है। सोचिए इरोजन में कितना दम है, कितना पावर है, धीरे धीरे खा जाता है, दीमक जैसा है, ठीक है। Some mountain like the Himalaya are still growing in highest due to ongoing natural processes. बोल रहे हैं क्या कि कुछ माउंटेन जैसे हिमालय ये दिन पर दिन बड़ा ही हो रहा है, ठीक है, नेचुरल फिनोमेना, इसमें बहुत मतलब नेचुरल प्रोसेस है। जैसा कि मैंने बता रहे थे एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू, ये हमारा मान लेते हैं कि हिमालय, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे फोल्ड हो रहा है, धीरे धीरे, और हर साल कुछ सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है, और ये हर साल हो ही रहा है, कंटिन्यूअस हो ही रहा है, ठीक है, हो ही रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, स्टिल ग्रोइंग इन हाइट ड्यू टू ऑनगोइंग नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस से ऐसा हो रहा है, इसमें हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी का कोई रोल नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है और वो होता रह रहा है, यानी कंटिन्यूअस हो ही रहा है, ठीक है। अब पढ़ेंगे माउंटेन का इन्वायरमेंट के बारे में। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विथ a special type of forest called mountain forest। देखिए माउंटेन का एनवायरनमेंट देखा जाए तो वहां पे भी फॉरेस्ट पाया जाता है, स्पेशल टाइप्स का फॉरेस्ट पाया जाता है। स्पेशल टाइप्स कहने का क्या मतलब है कि भाई वहां का जो फॉरेस्ट है उसको माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है, माउंटेन फॉरेस्ट या फिर माउंटेन फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। दिस फॉरेस्ट यू विल फाइंड मेनी टॉल कोन शेप्ड ट्रीज लाइक पाइन, फिर्स, स्प्रूस एंड देवदार। क्या लिखा है कि यहाँ पे स्पेशल टाइप्स का फॉरेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, और ये माउंटेन फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट होता है यानी जो ट्रीज होता है वो कौन शेप में होता है, ऐसा कौन शेप में, कौन शेप समझ रहे हो ना, ऐसा ऐसा कौन शेप में, तो ऐसा ये जैसे कि हमने बता रहे हैं ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे देखे हो ना क्रिसमस ट्री, तो ऐसा ही हमारा माउंटेन फॉरेस्ट भी पाया जाता है, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट भी ऐसा ही पाया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है वही बात कि माउंटेन फॉरेस्ट में कौन शेप होता है ट्रीज यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे ट्री का नाम है पाइन्स, फिर्स, स्प्रूस एंड देवदार, ये कुछ ट्रीज का नाम दिया हुआ है, ठीक है, जिसको माउंटेन एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि दिस ट्रीज हैव थिन पॉइंटेड लीव्स दैट हेल्प देम सर्वाइव इन द कूलर माउंटेन क्लाइमेट। इस पेड़ का जो है, इतने सारे जो पेड़ का नाम हमने लिया, इन सब पेड़ का जो पत्ता होता है ना वो पॉइंटेड शेप में होता है। पॉइंटेड कहने का क्या मतलब, लीजिए हम पत्ता बना ही देते हैं, ऐसे ऐसे रहता है ना पत्ता, तो ये सब देखो पॉइंटेड है ना, यहां से ऐसे पॉइंटेड है। पॉइंटेड में क्या इसका बेनिफिट है भाई, हेल्प देम सर्वाइव इन द कूलर माउंटेन क्लाइमेट। कूलर माउंटेन क्लाइमेट यानी ठंडा इलाका में इसको सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है ये शेप जो है, पॉइंटेड शेप। As you go higher up the mountain, the trees start to disappear, and instead you all find grasses, mosses, and lichen growing. क्या बोल रहा है कि as you go higher up the mountain, यानी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे ये ट्रीज जो है डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब दिखना बंद हो जाएंगे, और ग्रासेस दिखेगा, लिचन दिखेगा, छोटा छोटा पौधा देखना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है, ये सब पौधा जो है जो देखना आपको मिलेगा, देखने आपको मिलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि माउंटेन्स आर ऑल्सो होम टू वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स, है ना, माउंटेन पे भी बहुत सारे जंगली जीव रहते हैं,
ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ फॉरेस्ट है या फिर बर्फ पाया जाएगा, ठंडा रीजन है तो वहां पे कोई एनिमल नहीं दिखेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे भी एनिमल्स दिखेंगे, ठीक है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स दिखेंगे। इन द डीप फॉरेस्ट नियर रिवर्स, लेक्स, ग्रासलैंड्स एंड इवन इन केव्स यू कैन फाइंड एनिमल्स लाइक द गोल्डन ईगल, क्या पेरिग्रिन्स, फाल्कन, कैनेडियन लाइनेक्स, स्नो लिपर्ड, आइबेक्स, हिमालयन थार, माउंटेन हेयर, याक, ग्रे फॉक्स एंड ब्लैक बियर। इतने सारे एनिमल है, इसके अलावा भी होंगे कुछ कुछ जिसका नाम है नहीं है इसमें। तो सोचिए इतने सारे एनिमल्स है जो कि आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे, रिवर्स की तरफ, लेक्स की तरफ, ग्रासलैंड की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ, डीप फॉरेस्ट की तरफ, इन सब जगह पे ये सब तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो भी अंडरलाइन मैंने किया है ये सब एनिमल्स है ना, ये सब एनिमल्स है जो कि अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट रीजन में, माउंटेन फॉरेस्ट रीजन में ही देखने को मिलेंगे, माउंटेन रीजन में ही, ठीक है। These creatures have adapted to live in unique environment that mountain provide. देखिए ये जितने भी क्रिएचर हैं, ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये जो अंडरलाइन किया मैंने, ये सभी यूनिक है और यूनिक होने की वजह से इनको यूनिक एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, यूनिक एनवायरनमेंट लाइक जो कि हम लोग को माउंटेन रीजन जो है प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब यहीं पे सरवाइव कर सकते हैं। अब इन लोगों को ले आया जाए भाई थार डेजर्ट में कि चलो अब तुमको राजस्थान में रहना है, तो बोलेंगे ना हम ना जाएंगे। क्यों जाएंगे हम, क्यों जाएंगे भाई, क्योंकि इनका तो ये यूनिक है, तो यूनिक जगह खोजेंगे, ये बालू में थोड़ी रहेंगे, थार डेजर्ट में क्यों रहेंगे भाई, तो इसलिए यूनिक जगह ढूंढते हैं ये लोग। देख लीजिए ये कुछ एग्जांपल्स है उन्हीं में से जो भी नाम लिया था मैंने उसमें, है ना, याक है, आइबेक्स है, ये है फॉक्स, इस तरह का फॉक्स रहेगा, ये बियर हो गया, ये लेपर्ड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिमालयन इन एंशिएंट पोएट्री देखिए, these verses are from a poem written by Kalidas, a famous poet who lived over 15 years ago in ancient India. The poem Kumara Sambhava starts by praising the Himalayas. देखिए हिमालय जो है वो एक बहुत ही पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म के हिसाब से, है ना, हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है। और एक कवि भी थे जिनका नाम था कालिदास, है ना, कालिदास। इन्होंने अपने पोएम के जरिए उसका और सम्मान दिया, उसको और रिस्पेक्ट दिया है, एक तरह से बोल सकते हैं सेक्रेट प्लेस है हमारे धर्म के हिसाब से, है ना, कालिदास ने ये चीज बताया है। और ये एंशिएंट इंडिया लगभग 1500 साल पहले ये चीज बताया गया था, क्लियर, 1500 साल पहले। आगे बढ़ते हैं। So the poem describes the Himalaya as a mighty mountain range that stretches from the west to the east, almost like a living god that covers the earth. ठीक है, तो पोएम में क्या डिस्क्राइब किया गया है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक ये जो हिमालय फैला हुआ है, ये एक तरह का क्या है, भगवान का दिया हुआ, मतलब भगवान जो है यहाँ पे बसे हुए हैं, ठीक है, गॉड दैट कवर द अर्थ, है ना, यहाँ पे भगवान रहते हैं और पूरे अर्थ को कवर किए हुए हैं ये, ठीक है। सोचिए, यानी अब तक हमने समझा लैंडफॉर्म्स के बारे में, अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, कल्चर और इंसानी लाइफ में अब जा रहा है ये सब चीजें, ठीक है, यानी ह्यूमन कल्चर और ह्यूमन लाइफ पे अब इंपैक्ट डालने का स्टार्ट हो रहा है ना। थर्ड पॉइंट क्या लिख रहा है कि द विंड दैट ब्लो फ्रॉम द हिमालय कैरीज द मिस्ट फ्रॉम द गंगा रिवर मेक द देवदार ट्रीज शेक एंड causes the peacock to spread their feathers. The cool breeze also refreshes the mountain peoples after they go hunting. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा किस्सा बताया गया एक तरह का, क्या पोएम जो है कालिदास के थ्रू जो लिखा गया है, उस पोएम को डिस्क्राइब करते हुए एक चीज और बताया गया है। उधर से जो हवा बहता है, जो हिमालय की तरफ से आता है, हिमालय की तरफ से कैरी करके लाता है और गंगा रिवर के साइड जाता है, और देवदार ट्री जो है इधर पे मिलता है हम लोग को, कहाँ पे, माउंटेन फॉरेस्ट में देवदार ट्री है, पिछले स्लाइड पे हम लोग देखे थे। और साथ में जो मोर है वो भी अपना पंख फैला लेता है जब ये हवा उसके तरफ से गुजरता है। द कूल ब्रीज ऑल्सो रिफ्रेश द माउंटेन पीपल्स आफ्टर दे गो हंटिंग। लोग भी बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं जब ये हवा उनको टच करता है, मतलब हिमालय से जो आया हुआ हवा है, और वो लोग जो है फिर से जो है हंटिंग पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हंटिंग पे जाने से पहले ये सब चीजें उन लोगों के साथ होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लाइफ इन द माउंटेन। लाइफ इन द माउंटेन क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि द माउंटेन टेरेन्स इज यूजुअली रफ एंड हैज स्टेप स्लोप्स, सो रेगुलर फार्मिंग इज मोस्टली डन इन सम वैलीज। देखो क्या बोल रहा है, हम लोग जानते हैं कि एक टेरेस फार्मिंग नाम का चीज होता है ना, टेरेस फार्मिंग, काउंटर फार्मिंग उसको भी बोलते हैं एक तरह का। तो माउंटेन टेरेन्स इज यूजुअली रफ एंड हैज स्टेप स्लोप्स।
है ना। हम लोग के माउंटेन रीजन में कैसा स्लोप देखने को मिलता है, सीढ़ीनुमा स्लोप देखने को मिलता है, स्टेप्स स्टेप्स, है ना, ऐसा स्लोप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेगुलर फार्मिंग जो है हो सकता है कुछ वैलीज में। अब यानी कि सभी जगह पे कुछ वैलीज के पास ये जो है फार्मिंग किया जा सकता है, इसलिए किया जाता है रेगुलरली। दूसरा पॉइंट क्या है कि टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस बाय कटिंग स्टेप्स इनटू अ स्लोप फॉर कल्टीवेशन, है ना। खेती के लिए क्या किया जाता है, कटिंग किया जाता है स्टेप्स वाइज, है ना, सीढ़ी जैसा बनाया जाता है ताकि टेरेस फार्मिंग वहां पे किया जा सके। थर्ड पॉइंट क्या है कि इन मेनी माउंटेनियस एरिया हर्डिंग एनिमल्स इज मोर कॉमन देन फार्मिंग। जैसे फार्मिंग से भी ज्यादा वहां पे क्या देखने को मिला, रियरिंग, हर्डिंग, ठीक है ना, वहां जानवर को पालते थे लोग, उससे जो भी चीजें मिलता था उसके थ्रू वो लोग सर्वाइव करते थे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है कि टूरिज्म इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन द माउंटेन बिकॉज पीपल आर अट्रैक्टेड टू द फ्रेश एयर एंड ब्यूटीफुल सीनरी। क्या लिखा है यहाँ पे कि टूरिज्म जो है यानी बहुत लोग घूमने आते हैं माउंटेन रीजन में, क्यों भाई, ब्यूटीफुल नेचर को देखने के लिए, प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए, फ्रेश हवा महसूस करने के लिए, है ना, जीने के लिए, एक तरह से खुल करके जीने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आते हैं सुंदरता देखने के लिए और हवा लेने के लिए, फ्रेश हवा। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है कि टूरिस्ट ऑफन विजिट फॉर एक्टिविटीज लाइक स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग। ये सब एक्टिविटीज होता है जो कि माउंटेन रीजन में देखने को मिलता है, तो ये सारे एक्टिविटीज भी करने आते हैं लोग, ठीक है। पैराग्लाइडिंग हो गया, यही एक तरह का मैं जान रहा हूँ, स्कीइंग हो गया जो नहीं ऐसे एक नीचे पैर में पकड़ लिया जाता है और दो छड़ी ले लिया जाता है और बर्फ पे ऐसे ऐसे चला जाता है, उस पे, है ना, स्लोप रहता है, उस पे अपने आप नीचे की तरफ जाता है, तो ऐसा कुछ तरह का एक्टिविटीज है जो कि वहां पे किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीपल हैव आल्सो बीन विजिटिंग माउंटेन फॉर रिलीजियस पिलग्रिम्स फॉर मेनी सेंचुरीज। यानी बहुत साल से ये भी देखने को मिल रहा है क्या कि बहुत सारे लोग जो है पिलग्रिम्स, जो कि क्या करते हैं, रिलीजियस पिलग्रिम्स, यानी धर्म का प्रचार, यानी धर्म से रिलेटेड, यानी उनसे आस्था जुड़ा होता है, माउंटेन से धर्म से आस्था जुड़ा होता है, माउंटेन से, पहाड़ वगैरह से, तो उसके लिए भी लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, पिलग्रिम्स उन्हीं को बोला जाता है ना, धर्म को लेकर के आस्था जुड़ा रहता है जिससे, और ट्रैवल करते हैं, उन्हीं को पिलग्रिम्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये लोग भी जाते हैं मेनी सेंचुरीज। लास्ट पॉइंट क्या है कि however too many visitor can harm the delicate mountain environment making it important to find a balance। बहुत सारे विजिटर आते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी डालते हैं, लोग आते हैं तो, है ना, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालते हैं। हार्म द डेलिकेट माउंटेन एनवायरनमेंट, हार्मफुल एक्टिविटीज भी करते हैं वहां पे, कुछ ना कुछ नेचर को भी हार्म होता है, लोग विजिट करते हैं उसके वजह से भी, मतलब विजिट करने की वजह से नहीं, मतलब होता क्या है कि कुछ ना कुछ फालतू एक्टिविटीज भी कर लेते हैं, लाइक कचरा फैला देना, पॉल्यूशन कर देना, ये सब चीजें हो गया, ठीक है। इंस्पायरिंग माउंटेन क्लाइंबर्स। अब देखिए बोला है क्या कि बहुत सारे लोग घूमने तो आते हैं, बट क्या कुछ पैशनेट लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर जुनून होता है कि हमको माउंटेन रीजन के एकदम टॉप पे जाना है, कहीं चढ़ना है, और फाइनली वो लोग किए भी। तो उन्हीं में से दो एग्जाम्पल है जो कि हम लोग को इंस्पायर करता है, और इन्हीं दो एग्जाम्पल के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस बुक में, जो कि पहला है बचेंद्री पाल, है ना। बचेंद्री पाल जो है अ पियोनियर इन वुमेन्स क्लाइंबिंग। बचेंद्री पाल स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन व्हेन शी वाज यंग एंड लेड मेनी वुमेन्स क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन। तो भाई बचेंद्री पाल जो है ये इन्होंने जो है चढ़ा था माउंटेन पे और कहीं ना कहीं जीत हासिल कर लिया पढ़ने का। इनसे इंस्पायर होकर के और भी बहुत सारे लोग इनसे इंस्पायर होकर के माउंटेन पे चढ़ा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, और भी उस तरह का बहुत सारे वैसे पीक हैं जहां पे उन्होंने चढ़ाई किया। तो बचेंद्री पाल जो है एक इंस्पायरिंग वुमेन है, और इनसे इंस्पायर हुए लोग और लोग भी किए वैसा एक्टिविटी। She became the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984 and was awarded the Padma Shri। पद्म श्री से इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया that same year and the पद्म भूषण in 2019। पद्म भूषण भी मिला, ठीक है, 2019 में। तो ये थी बचेंद्री पाल जिनका कुछ हिस्ट्री था यहाँ पे। अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, दूसरा अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा कौन थी भाई, तो ओवरकमिंग एडवर्सिटी। अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट एट एज 31। बोला है क्या कि ये जो थे अरुणिमा, ये 31 के उम्र में अपना पैर खो दी थी, एक्सीडेंट हो गया था इनका। With the Bachendri Pal's support and training, she climbed Mount Everest in 2013।
बचेंद्री पाल के सपोर्ट से, बचेंद्री पाल के क्या बोलते हैं, एक तरह से इन्होंने ट्रेनिंग दिया था बचेंद्री पाल ने, किनको, अरुणिमा को। और 2013 में, हाँ 2013 में इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर लिया। एंड लेटर क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑन एवरी कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। सोचिए, माउंट विंसन इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में एक माउंट पीक है, माउंटेन पीक, वहां पे भी इन्होंने चढ़ाई किया था। She received the पद्मश्री in 2015, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था 2015 में। तो ये दो एग्जाम्पल है जो कि इंस्पायरिंग है हमारे इंडियन यूथ के लिए, इंडियन वुमेन या फिर मेन, दोनों के लिए ये इंस्पायरिंग है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। सैक्रेड माउंटेन अराउंड द वर्ल्ड। देखिए हम बात करेंगे अब माउंटेन, सैक्रेड माउंटेन का अराउंड द वर्ल्ड। सैक्रेड मतलब पवित्र, है ना। अब धर्म से जुड़ा हुआ आस्था जो है वो अब आएगा हमारे लैंड फॉर्म में, हमारे माउंटेन में। माउंटेन से बहुत धर्म का आस्था जुड़ा होता है। कैसा आस्था भाई? तो मेनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज आर अराउंड द वर्ल्ड सी माउंटेन एज सैक्रेड एंड वर्शिप देम, है ना। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, माउंटेन को पवित्र मानते हैं, उनको पूजा करते हैं, है ना। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन एट 8,849 मीटर इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। देखिए माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि इतना ही ऊंचाई का है। हमने 48 बोला था, यहाँ 49 लिखा हुआ है, 48 में ही एक्चुअल है ना। तो ये जो है, ये जो माउंट एवरेस्ट है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग रीजन में, ठीक है। तिब्बतियन कॉल इट्स, क्या है तिब्बतियन, यानी तिब्बत के लोग इसको क्या बोलते हैं, चोमोलुंगमा, 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 जिसका मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, चोमोलुंगमा, इसका मतलब है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की यानी पूरे दुनिया की क्या है, देवी है, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा, किसने? तिब्बतियंस ने। एंड वर्शिप्ड इट। नेपाली कॉल्स सागर माथा, नेपाली इसको क्या बोलते थे नेपाल के लोग, सागर माथा, जिसका नाम है गॉडेस ऑफ द स्काई, है ना, पूरे आसमान के देवता है ये ठीक है। कौन लोगों ने बोला? नेपाली लोगों ने, ठीक है। तो ये दो रीजन का बताया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट को अलग अलग नाम से जानते हैं और इनसे कुछ ना कुछ आस्था जुड़ा होता है, जिसको धर्म से रिलेटेड भी बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि माउंट कैलाश इन तिब्बत, कैलाश पर्वत आप लोगों ने जानते होंगे कैलाश पर्वत के बारे में, जो कि तिब्बत में है। इज ऑल्सो कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द पीपल हु फॉलो हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बॉन। ये कुछ धर्म है जो कि बता रहा है यहाँ पे क्या, कि जो कैलाश पर्वत है वो भी एक तरह से सैक्रेड प्लेस है, पवित्र जगह है, और वो इन धर्मों के लिए पवित्र है, बाकी के लिए नहीं है, बट इन धर्मों के लिए है। माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। माउंट कैलाश जो कि तिब्बत में देखने को मिलेगा, और इन धर्मों के लिए ये क्या है, पवित्र है। रिस्पेक्ट फॉर माउंटेन एज हॉली प्लेस इन कॉमन इन इंडिया एंड मेनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में भी देखने को मिलेगा ये चीज। कैलाश पर्वत यानी माउंट कैलाश को पवित्र मानते हैं, और इंडिया में भी यहाँ पे लोग पवित्र मानते हैं इसको, ठीक है। यानी धर्म से रिलेटेड है ये सब चीजें। तो सैक्रेड माउंटेन अराउंड द वर्ल्ड, इन चीजों को हम लोग समझ लिए। इन द माउंटेन, लाइफ इन द माउंटेन हैज डिफरेंट पॉजिटिव फ्रॉम प्योर एयर टू द ब्यूटीफुल सीनरी। इट ऑल्सो इन्वॉल्व पोटेंशियल challenges both natural and human made, some of which are depicted in these pictures। तो इस पिक्चर के जरिए आप लोगों ने समझ रहे होंगे कि ये कुछ एक्टिविटी है, ठीक है। चलिए ये क्या दिखा रहा है भाई, फ्लड के बारे में बता रहा है, लैंडस्लाइड्स के बारे में ये दिखा रहा है। ये कुछ अनकंट्रोल टूरिज्म है, जो कि भीड़ भाड़ धक्का धुक्की हो रहा है, यहाँ पे अनकंट्रोल है। हैवी स्नोफॉल हो रहा है इसके अंदर कोल्ड वेदर यानी पूरा मौसम ठंडा हो गया है, इसके अंदर पूरा जो है बादल छाया हुआ है, भारी बारिश होने वाला है ना, और भी ये भी है। तो ये सब चीजें क्या दिखा रहा है कि ब्यूटीफुल सिनेरियो प्योर। इट ऑल्सो इन्वॉल्व पोटेंशियल चैलेंजेस बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, सम ऑफ विच आर, हाँ बोल रहा है क्या कि यहाँ पे ना बहुत सारा चैलेंजेस भी आ सकता है, या तो वो चैलेंजेस नेचुरल हो सकता है, या तो वो चैलेंजेस ह्यूमन मेड चैलेंजेस हो सकता है, समझ गए। तो यहाँ पे एक तरह से क्या है ना कि आप तो सुंदर नजारा तो देखते ही होंगे,
एक चीज आपने सुना होगा, जो चीज बहुत खूबसूरत दिख रहा है वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। समझ रहे बात को? पहाड़ देखने में कितना सुंदर लगता है, माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं, कितना सुंदर लगता होगा ना देखने में दूर से, वाह कितना सुंदर है। लेकिन क्या उस पर चढ़ना उतना ही आसान भी है क्या? नहीं, चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कुछ ही लोग एग्जाम्पल हैं जो उस मुश्किल को पार करके उस मुश्किल को खत्म किया और नामुमकिन को मुमकिन किया। तो इसलिए जो है हमारा नेचर बहुत सुंदर देखने को लगता है कि बहुत सुंदर है, बट कहीं ना कहीं खतरनाक भी है हमारे लिए। और वो खतरनाक तभी बनता है जब हम खतरनाक एक्टिविटीज करते हैं। पॉल्यूशन फैलाना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, इन सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है, नेचर खतरनाक होता जा रहा है। हमने खतरनाक बनाया उसको। एक डायलॉग है ना, हम बिगड़े नहीं थे, हमको बिगाड़ा गया है। ठीक उसी तरह हम नेचर जो है वही बात बोल रहा है कि हम इतने बुरे नहीं थे जितना हमको बनाया गया है। ठीक है, तो नेचर जो है बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है, बट हमने क्या किया, उसको डैमेज किया। और वो एक्शन रिएक्शन वाला आपने जान रहा होगा, है ना, न्यूटन्स लॉ। तो एक्शन रिएक्शन वाला कहानी यहां देखने को मिल रहा है ना। चलिए यहाँ पे कुछ है पॉइंट्स, डोंट मिस आउट। Many traditional communities around the world considered mountain to be sacred places and worship them. Mount Everest, the highest mountain in the world at इतना मीटर, has many names. ये तो हमने पढ़ चुका है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। सिमिलरली माउंट कैलाश, ये तो हमने जान चुका है ना, यही चीज तो अभी जस्ट पीछे पढ़े थे। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट का अलग अलग नाम है, ये सब हमने देख लिया। अब जानते हैं आगे प्लेटूज के बारे में। अब हमारा नया टॉपिक है प्लेटू। अब प्लेटू के बारे में समझेंगे कि प्लेटू क्या है भाई, कहां कहां पे कैसा प्लेटू देखने को मिलेगा, ये सब हम लोग समझेंगे अब। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अब प्लेटू के बारे में। ठीक है, प्लेटू। तो प्लेटू पहले समझा देते हैं क्या होता है। प्लेटू जो है एक टेबल लैंड सरफेस होता है। अब टेबल बना लेता है, ऐसे होता है ना टेबल हमारा। ठीक है, तो ये हमारा टेबल लैंड। ठीक है, ये ऊपर जो है ना लैंड है, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया टेबल लैंड। ठीक है, तो टेबल लैंड जो है इसी को हम लोग प्लेटू बोलेंगे। A plateau is a landform that stands higher than the land around it and has a flat top. प्लेटू क्या है, एक तरह का लैंडफॉर्म है जो कि स्टैंड हायर देन द लैंड, यानी ये हमारा लैंड है मान लेते हैं, तो इससे जो है हायर होगा यानी ऊंचा होगा। ठीक है, इससे इस लैंड से ऊंचा होगा। ये हमारा है प्लेन, इससे क्या होगा, ऊंचा होगा ये लैंड। और ऊपर वाला जो लैंड है वो कैसा होगा, फ्लैट होगा, लाइक दिस, है ना, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये फ्लैट होगा यहाँ पे ऊपर में। ठीक है, तो फ्लैट टॉप होगा, इसका टॉप कैसा होगा, फ्लैट होगा। सम ऑफ इट्स लाइट्स आर स्टेप्स, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे स्टेप्स ऐसा ऐसा बना रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे, कहीं कोई कोई प्लेटू में ऐसा देखने को मिलेगा, सभी में नहीं। लाइक माउंटेन प्लेटू कैन बी ओल्ड और यंग इन द अर्थ हिस्ट्री। देखिए, जैसा कि माउंटेन के बारे में हमने समझा कि अरावली सबसे पुराना था, हिमालय सबसे नया था, तो ठीक उसी तरह प्लेटू का भी है कि भाई हमारे खानदान में भी बहुत पुराने पुराने लोग हैं और हमारे खानदान में भी नए नए लोग हैं। यानी दोनों में क्या है, कंपटीशन है कि तुम पुराने हो तो क्या हुआ, हम भी पुराने हैं। तुम्हारे जमाने में तुम हुआ करते थे तो हम भी कम नहीं हुआ करते थे, ऐसा प्लेटू ने बोल रहा है ना, प्लेटू बोल रहा है ऐसा। तो प्लेटू भी था जब हिमालय था, प्लेटू भी था जब अरावली हिल्स था। ठीक है, तो अर्थ का हिस्ट्री में दोनों था। सेकंड पॉइंट क्या है कि द तिब्बतियन प्लेटू इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड एंड द डेक्कन प्लेटू इज अनदर वेल नोन एग्जांपल। ठीक है, बोल रहा है क्या कि तिब्बत का जो पठार है, तिब्बतियन प्लेटू जो है, ये सबसे लार्जेस्ट है और हाईएस्ट प्लेटू है पूरे वर्ल्ड में। उसी में से एक और एग्जांपल है जिसको हम लोग डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे भारत में है। प्लेटूज कैन वेरीज इन हाइट फ्रॉम a few hundred meters to several thousands meters। ठीक है ना, प्लेटू का अलग अलग हाइट हो सकता है, 100 मीटर के आसपास भी हो सकता है, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर, या फिर 1000 भी जा सकता है, 2000, 5000, 7000, 8000, 10000, 20000, इतना मीटर का भी हाइट हो सकता है। ठीक है, हजारों मीटर भी जा सकता है और सैकड़ों। तो प्लेटूज आर रिच इन मिनरल्स। यहाँ पे जो है प्लेटू रीजन जो है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा पाया जाएगा।
विच इज वाई माइनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी इन दिस एरियाज। यही कारण है कि माइनिंग खूब होता है, यही कारण है, खूब माइनिंग होता है, एकदम कोड़ कोड़ के उससे लोहा निकालो, लोहा सोना चांदी सब निकालो, यही रीजन है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेजर एक्टिविटी इन दिस एरियाज, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, एंड इन इंडिया द छोटा नागपुर प्लेटू हैज लार्जर रिजर्व ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि क्यों माइनिंग होता है, क्यों कोड़ के जान ले लिया जाता है प्लेटू का, क्योंकि वहां पे सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, इसलिए कोड़ के जान ले लिया जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ क्या कि मेजर एक्टिविटीज है, तो यहाँ पे फेमस अफ्रीकन एक प्लेटू है ईस्ट अफ्रीका में, जो कि फेमस है गोल्ड के लिए और डायमंड के लिए। सोचिए सोना निकलेगा, हीरा निकलेगा, तो क्यों नहीं खोदेगा, सब जरूर खोदेगा। तो यहाँ पे माइनिंग किया जाता है, इंडिया में भी माइनिंग किया जाता है छोटा नागपुर प्लेटू में। यहाँ पे कोल है, हमारा आयरन है, कोल है, मैग्नीज है, ये तीन चीज यहाँ पे भारी मात्रा में मिलता है, इसलिए माइनिंग किया जाता है। द एनवायरमेंट ऑन प्लेटू इज डाइवर्स, मेनी प्लेटू हैव रॉकी सॉइल which makes farming difficult. However, lava plateaus often have rich black soil that is good for farming. चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। Environment on plateau is diverse. देखिए plateau region environment जो है ना, उसको अलग अलग डाइवर्स रीजन बना देता है, हमारा वातावरण जो है। कैसे भाई, तो जैसे मान लेते हैं भारत में जो प्लेटू पाया जाता है वो अलग है, अफ्रीका में जो प्लेटू पाया जाता है उससे तो ऑब्वियसली अलग होगा भाई। वहां पे प्लेटू रीजन कोई और प्रोसेस से बना होगा, किसी और तरीका से बना होगा, लेकिन यहाँ पे प्लेटू रीजन हमारा वोल्केनिक इरप्शन से बना है, भारत वाला वोल्केनो एक्टिविटी की वजह से बना है, तो जरूरी है कि अलग होना ही है ना। तो ठीक यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि कुछ प्लेटू ऐसे हैं जहां पे रॉकी सॉइल पाया जाता है, यानी पथरीला मिट्टी पाया जाता है, जहां पे फार्मिंग करना बहुत ही मुश्किल है, खेती नहीं किया जा सकता वहां पे। लेकिन कहीं कहीं पे जो है लावा प्लेटू है, यानी जो है वोल्केनो के इरप्शन से बना हुआ है, वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, इसके वजह से वहां पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है, जिसके जो कि बहुत ही अच्छा होता है खेती के लिए। ठीक है, हमारे भारत में होता है, डेक्कन प्लेटू रीजन में बहुत खेती होता है, हर तरह अलग अलग तरह का खेती होता है, जूट हो गया, कॉटन हो गया, स्पाइसेस हो गया, इन सब का खेती किया जाता है प्लेटू रीजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो प्लेटू के बारे में आप लोग समझ होंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो प्लेटू आर आल्सो नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। देखिए प्लेटू जो है ना, सिर्फ प्लेटू जो है वो मिनरल्स के लिए ही नहीं है, वहां पे उसका यूज होता है, वाटरफॉल भी निकलता है वहां से, बहुत सारा वाटरफॉल, झरना, वाह कितना सुंदर लगता है ना भाई, बहुत सुंदर भाई। झरना इतना अच्छा लगता है कि अभी हमारे बिहार में एक जगह है नवादा, जान रहे होंगे आप लोग, अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा नवादा। नवादा में एक वाटरफॉल है ककोलत वाटरफॉल। तो ककोलत वाटरफॉल जो है बहुत शानदार दृश्य है, वहां पे बहुत शानदार नजारा है, इसलिए वहां पे लोग जाते हैं, एकदम भीड़ लग जाता है, एकदम उसी पानी में नहा रहे हैं सब, उसी पानी में एक साथ पानी झरना गिर रहा है, तो प्लेटू रीजन से वो सब निकलता है, बहुत सारे प्लेटू रीजन। जैसे ये एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, तो बहुत सारा ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स निकलता है। सम फेमस वंस इंक्लूड विक्टोरिया फॉल्स, कहाँ पे, साउदर्न अफ्रीका में, ठीक है। हुंड्रू फॉल कहाँ पे है, क्या है, सुब्रनेखा रिवर पे, जो कि छोटा नागपुर प्लेटू में है, झारखंड में, ठीक है। हुंड्रू वाटरफॉल सुब्रनेखा रिवर पे है ये। जोग वाटरफॉल सरस्वती रिवर पे है, जो कि वेस्टर्न घाट में है ना, गुजरात तरफ। एंड नोहका लिकाई जो है वाटरफॉल का नाम है, जो कि मेघालय में है, विच ड्रॉप 340 मीटर फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेटू, है ना, मेघालय में चेरापूंजी प्लेटू से ये निकलता है, ठीक है। और 340 मीटर ऊंचा ये वाटरफॉल देखने को है, मीटर में है ये, ठीक है। ये नजारा है इसका, है ना, ये हमारा इधर से ये प्लेटू हो गया ये पूरा, ठीक है। और उधर से कहीं से बारिश हो रहा है, पानी आ रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, और यहीं से फिर ये रिवर के फॉर्म में बाहर जा रहा है पानी, ठीक है। तो यही वाटरफॉल है हमारा, ये वाटरफॉल जो है कितना सुंदर है, यहीं पे खड़ा हो गया, ये कोई खड़ा हो गया, मस्त नहा रहा है, एकदम मस्त, एकदम एंजॉय कर रहा है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द तिबेटियन एंड द डेक्कन प्लेटू, इन दोनों के बारे में समझते हैं, फिर हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा प्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। द तिबेटियन एंड द डेक्कन प्लेटू, द तिबेटियन प्लेटू इज अ वेरी हाई विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 4,500 मीटर, यानी 4,500 मीटर, यानी लगभग 4.5 किलोमीटर, ठीक है, इतना किलोमीटर। विच इज वाई इट इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, पूरी दुनिया का छत बोला जाता है, किसको, तिब्बत के प्लेटू को, तिब्बतियन प्लेटू को, ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। आगे बढ़े, इट स्ट्रेचेस अबाउट 2,500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट,
यानी पूर्व से पश्चिम तक अगर इसका लेंथ देखा जाए तो 2500 किलोमीटर का है, 2500 किलोमीटर। और हाइट का अगर बात कर ले तो 4.5 किलोमीटर। डिस्टेंस एज फ्रॉम द चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात कर ले तो ऊपर ये अगर भारत है हमारा, ठीक है, तो ऊपर में अगर ये है कौन, चंडीगढ़, एक सेकंड, चंडीगढ़ यहां थोड़ी है, यहां पे हमारा चंडीगढ़, तो यहां से लेकर के यहां तक इसका लेंथ क्या है, 2500 किलोमीटर, ठीक है, 2500 किलोमीटर तक। The Deccan Plateau is in central and southern India is one of the oldest plateau in the world. Deccan Plateau जो है हमारे साउथ इंडिया में जो मिलता है, जो पाया जाता है, वो पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना प्लेटू में से एक है। One of the oldest plateau in the world, found by the volcanic activity millions of years ago. यानी लाखों साल पहले जो है वोल्केनो एक्टिविटी हुआ था जिसमें ये बना था हमारा डेक्कन प्लेटू। अब हम लोग आते हैं प्लेन के ऊपर। अगर हम अब स्टेट का नाम ले रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि कौन से स्टेट से कौन लोग हैं और प्लेन एरिया किनका है और किनका नहीं है। चलिए स्टेट का नाम लेते हैं। असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सब का नाम लिया मैंने। अब आप लोग कमेंट कीजिए या फिर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे कि भाई कौन से लोग कहां से हैं, ठीक है। Plains are the large area of the flat or gently rolling land without any significant hills or deep valley. They are usually no more than 300 meter above sea level. ठीक है, 300 मीटर से ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा हाइट किसका, प्लेन का। अगर इससे ज्यादा है तो वो प्लेन नहीं है, प्लेटू है। अगर प्लेटू से भी ज्यादा है तो वो प्लेटू नहीं है, हिल्स है। अगर वो हिल्स से ज्यादा है तो वो हिल्स नहीं है, माउंटेन है। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्लैट सरफेस, एकदम दूर दूर तक फ्लैट सरफेस देखने को मिलेगा। कहाँ पे, प्लेन रीजन में, एकदम दूर दूर तक। तो one special types of plain is called a flood plain. Flood plain are found by the river that come from mountain ranges. These rivers carry tiny particles of rock, sand, silt known as sediments down by the plain. डाउन टू द प्लेन्स। देखिए क्या बोल रहा है कि कुछ स्पेशल टाइप्स के प्लेन होते हैं जिसको हम लोग फ्लड प्लेन बोलते हैं, ठीक है। बाढ़ के द्वारा ये प्लेन का फॉर्मेशन होता है। फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन जो है रिवर के द्वारा होता है। कम फ्रॉम द माउंटेन, माउंटेन से ये रिवर आता है ना। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि स्नो पिघल जाता है तो क्या बन जाता है, रिवर बन जाता है। तो दिस रिवर्स कैरी टिनी पार्टिकल्स, यानी छोटा छोटा पार्टिकल्स लेके आता है। कौन, रिवर, पानी के अंदर छोटा छोटा पार्टिकल्स, धूल, मिट्टी, पत्थर, ये सब चीजें लेकर आता है। तो ये पत्थर हो सकता है, बालू हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, छोटा छोटा कण, या फिर और भी कुछ हो सकता है जो कि सेडिमेंट के रूप में आता है और ये प्लेन में मिल जाता है और प्लेन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर, तो ऐसे ऐसे जो है हमारा प्लेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको फ्लड प्लेन भी कहा जाता है। तो when the rivers deposit these sediments, the soil become very fertile, making it perfect for growing all kinds of crops, है ना। इस तरह का जो मिट्टी है जो कि फ्लड प्लेन से बना है, फ्लड प्लेन बना है, वो इन सब के डिपोजिट की वजह से बना है। तो ये जो प्लेन है वो बहुत ही फर्टाइल होगा, बहुत उपजाऊ होगा, यहाँ पे बहुत अच्छा खेती किया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चर इज अ मेजर एक्टिविटी इन प्लेन। यही कारण है कि प्लेन एरिया में सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिविटी होता है तो वो होता है एग्रीकल्चर। माइनिंग क्यों नहीं होता है, क्योंकि माइनिंग करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा मिट्टी के अलावा, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, उसी मिट्टी का यूज करके खेती किया जाता है ताकि खेती करके पैसा कमाया जा सके, ठीक है, यानी अनाज को बेच करके, ठीक है। एडिशनली प्लेन्स आर होम टू द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लेन में बहुत सारे वैरायटी के प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है बहुत भारी पैमाने पे। क्लियर, तो इसलिए प्लेन इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एरिया है जहां पे बताया गया है कि प्लेटू रीजन कौन सा है, रिवर प्लेन यानी प्लेन रीजन कौन सा है और माउंटेन रीजन कौन कौन सा है। तो हमारे भारत का यहाँ पे छोटू सा नक्शा दिख रहा होगा, इधर पाकिस्तान का भी इसमें शामिल है। तो ये रेड वाला एरिया जो हमने अभी ड्रॉ किया, ये एरिया है हमारा कौन सा एरिया, प्लेन एरिया है। ये प्लेन है और गंगा ब्रह्मपुत्रा का ये प्लेन है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है, भारत का है ये। उसी तरह और भी बहुत सारा रीजन है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी बहुत सारा ये ग्रीन वाला पार्ट है जो कि क्या दिखा रहा है, प्लेन एरिया के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये एंडीज माउंटेन रेंज है, ये इधर ये भी माउंटेन रेंज है, इधर क्या बोलते हैं इसको, अलास्का,
इसको बोलते हैं रॉकी, रॉकी मतलब बहुत सारा पत्थर है यहाँ पे। ये रीजन जो है मिसिसिपी जो है, ये यहाँ पे मिसिसिपी का प्लेन, मिसिसिपी रिवर का नाम है, ठीक है, नदी का नाम है ये, ठीक है। एटलस, यहाँ पे एटलस का ये माउंटेन रीजन है। यहाँ पे नाइल का ये सारा है प्लेन, नाइल रिवर है ना, यूराल माउंटेन है, ये प्लेटू है, ये यहाँ पे देखो तिब्बत का प्लेटू, तिब्बत प्लेटू, ठीक है। ये सब प्लेटू रीजन है, प्लेन रीजन है, माउंटेन रीजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये रहा आपके सामने लाइफ इन द प्लेन। प्लेन में लाइफ कैसा होता है, ठीक है, प्लेन में लाइफ कैसा होता है। The thousands of years ago, the first civilization developed near river in fertile plain, ठीक है। हजारों साल पहले अगर देखा जाए तो यहीं पे लोग बसा करते थे, कहाँ पे, प्लेन पे, हजारों साल पहले। द फर्स्ट सिविलाइजेशन, पहला अगर सभ्यता अगर बसा था, फर्स्ट सिविलाइजेशन अगर बसा था तो वो नदी के किनारे ही बसा था, जो कि बहुत ही फर्टाइल होता है। Even today, many people live in plain because they are good for farming and other activities. आज के टाइम पे भी लोग प्लेन एरिया में बसना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, बहुत सारा मिट्टी है और बहुत फर्टाइल मिट्टी है, जहाँ पे खेती किया जा सकता है, सेटलमेंट हो सकता है आदमी, इसलिए यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया अबाउट 400 मिलियन पीपल, यानी लगभग कितना मिलियन, 400 मिलियन यानी लगभग 40 करोड़, 40 करोड़ लिव इन गंगा प्लेन, है ना। 40 करोड़ आबादी कहां पे रह रहा है, गंगा के प्लेन रीजन में रह रहा है, गंगा प्लेन, ऑल्सो नोन एज द गैंगेटिक प्लेन, है ना। गैंगेटिक प्लेन के नाम से भी जाना जाता है इस रीजन को, जहां पे 40 करोड़ आबादी रह रहा है। पीपल इन दिस रीजन मेनली वर्क इन फार्मिंग एंड रिवर फिशिंग, फार्मिंग और रिवर फिशिंग करते हैं यहाँ पे मेनली पीपल, है ना, गंगा प्लेन रीजन में। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि दे ग्रो फूड क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एंड मिलेट्स, ये सब चीजें उगाई जाती है, एज वेल एज फाइबर क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, हेम्प, ये सब चीजें भी उगाई जाती है। ट्रेडिशनली फार्मिंग रेलिड ऑन रेनफॉल फॉर वाटर, बट इन रिसेंट ईयर irrigation has become common with water brought to field through canals or pumped फ्रॉम द ग्राउंड। तो यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी भी आ चुका है, जिसके वजह से इरिगेशन फैसिलिटी सिंपली यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ग्राउंड वाटर के हेल्प से या फिर रिवर्स के हेल्प से या फिर कैनाल के हेल्प से भी इरिगेशन फैसिलिटी दिया जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनली फार्मिंग मेथड अब नहीं रहा, अब जो है बहुत मॉडर्न हो चुका है। आज के टाइम पे भी बहुत सारा इक्विपमेंट आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। While irrigation has helped increase crop production, it has also caused a decrease of in groundwater levels, which is a concern for the future. तो क्या बोल रहा है कि जब हम लोग इरिगेशन करते हैं, ये तो क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करता ही है इरिगेशन, बट it has also caused a decrease in groundwater level. ग्राउंड वाटर लेवल को भी घटा रहा है, यानी पानी हम लोग कंटिन्यूअस निकाल रहे हैं जमीन से, खेत में पटा रहे हैं, तो वो ग्राउंड वाटर का लेवल को तो घटाएगा ही ना धीरे धीरे। ऐसा थोड़ी है कि वो लेवल वही रहेगा या फिर बढ़ेगा, घटेगा। The Ganga plain also face challenges like high population and pollution. गंगा प्लेन जो है, यहाँ पे इतना पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा लोग रह रहा है, लगभग कितना 40 करोड़ आबादी रह रहा है, तो क्या यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट तो डालेगा? ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत मजे से रहेगा नेचर भी और इंसान भी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालेगा। आपके रीजन में अगर आप गंगा प्लेन रीजन से होंगे तो आपके रीजन में भी कहीं ना कहीं सारा कचरा जो है गंगा नदी में ही बहा दिया जाता है। हमारे बगल में एक नाला गुजरता है और वो नाला का जो माउथ ऑफ द नाला जो है वो कहाँ पे है, गंगा रिवर में है। भले आज के टाइम पे थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया गया है और पानी को साफ करके या फिर कचड़े को साफ करके पानी को अंदर भेजा जा रहा है ताकि रिवर पॉल्यूट ना हो, ठीक है। तो अब के टाइम पे बहुत सारा कदम उठाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पॉपुलेशन और पॉल्यूशन इन दो कारणों की वजह से जो है गंगा प्लेन जो है वो डैमेज हो रहा है। Rivers have always held cultural importance. Many communities consider a river source or the place where river meet to be sacred. In India, many festival and ceremonies were held at these locations. है ना, हमारे इंडिया में बहुत सारे पूजा जो है रिवर्स में ही होते हैं, रिवर्स को लेकर होता है ना। जैसे कि हमारे बिहार में सबसे मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, दिस इज नोन एज छठ पूजा, ठीक है। तो छठी मैया का पूजा होता है यहाँ पे, और छठी मैया का पूजा गंगा नदी में ही होता है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। तो ये जो है हमारे किसको बताता है, रिवर्स को बताता है कि रिवर्स जो है हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, छठ पूजा से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है हमारा सेक्रेड रिवर भी हो जाता है हमारा बहुत सारा
रिवर, ठीक है, उसी में से गंगा एक नाम आ जाता है, ठीक है। तो बिकॉज प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप, रिवर आर इजी टू नेविगेट विच सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। In past, people used river to travel, and even today, some stretches of the Ganga are still used for boat travel. देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है कि बिकॉज प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप। देखिए रिवर जो है वो इजिली नेविगेट करने में भी हेल्प करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में भी वाटर ट्रांसपोर्ट के हेल्प से, या फिर पीपल यूज रिवर टू ट्रैवल, है ना, ट्रैवल करने के लिए। एंड इवन टुडे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए जो है रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन पास्ट पीपल यूज रिवर इन द ट्रैवल, और पहले के टाइम पे देखा जाए तो लोगों ने रिवर का यूज किया ट्रैवल के लिए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिवर का यूज किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये सैटेलाइट इमेज है हमारा गंगा प्लेन का, यहाँ पे है ये गंगा रिवर ऐसे ऐसे गया है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये पूरा गंगा रिवर है। तो इस वाले रीजन को, इधर वाला ये सब गंगा प्लेन का रीजन है, ठीक है। और ये बीच में हमारा कौन सा है, गंगा रिवर है, ये बीच में हमारा ये गंगा रिवर है, ये सब रिवर है हमारा, ठीक है। और इधर जो है वो प्लेन है, ये सब प्लेन है, ठीक है, गंगा प्लेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ठीक है। तो लास्ट टॉपिक में क्या बता रहा है कि द 5 थिनाइज ऑफ एंशिएंट तमिल संगम पोएट्री, एक कविता में जो है 5 तिनियास, तिनियास है ना, ये तमिल लैंग्वेज है कोई, ठीक है, 5 तिनियास के बारे में यहाँ पे बता रहा है, जो कि संगम पोएट्री है, ठीक है। क्या है, संगम कविता है, जो कि 5 तिनियास है, प्राचीन तमिल में ये बताया गया है, ठीक है। तो प्राचीन तमिल संगम कविता में भूमि को 5 अलग अलग परिदृश्यों को में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। ये जो हम लोग पढ़े थे अलग अलग प्लेन के बारे में, माउंटेन के बारे में, प्लेटू के बारे में, डेजर्ट एरिया के बारे में, आइलैंड्स के बारे में, इन सब के बारे में अगर बात करेंगे तो 5 अलग अलग तिनियास में, तिनियास में बांटा गया है। अब इन्हीं को हम लोग समझेंगे तिनियास के बारे में। इस तिनियास इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक डिटेल्स, लाइफ स्टाइल एंड इमोशन सच एज लव, लॉन्गिंग और सेपरेशन। तो ये 5 तिनियास, 500 तिनियास यहाँ पे भी आएगा, है ना, ये है 5, है ना, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों तिनियास के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये 5 तिनियास क्या बताएगा, अलग अलग जो है चीजों के बारे में बताएगा, डिटेल्स, लाइफ स्टाइल एंड इमोशन सच एज लव, लॉन्गिंग और सेपरेशन। ये 5 तिनियास जो है वो अलग अलग चीजों को दिखाएगा, जैसे कि देवताओं के बारे में, जीवन शैली के बारे में और प्रेम के बारे में। उसी तरह अलग अलग जैसे भावनाओं के बारे में जुड़ा हुआ रहेगा, अलग अलग भावनाओं से जुड़ा हुआ रहेगा, लॉगिंग और सेपरेशन, ठीक है। दिस लैंडस्केप ऑल्सो करस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये सब चीजों से जुड़ा रहेगा हमारा ये 5 तिनियास, ठीक है, तिनियास। 5 तिनियास को एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा द 5 तिनियास एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक आर एज फॉलोज। तो 5 के बारे में समझते हैं। पहला है कुरिंजी। कुरिंजी क्या बताता है, रिप्रेजेंट माउंटेनियस रीजन वेयर हंटिंग एंड गैदरिंग वेयर द मेन ऑक्यूपेशन। बोल रहा है क्या, ये तिनियास जो है 5 में से ये पहला, ये क्या दिखा रहा है कि हंटिंग गैदरर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोगों का, ठीक है, इस पहाड़ी क्षेत्रों का, यानी किस रीजन का, पहाड़ी रीजन का, माउंटेन रीजन का, जहां पे हंटिंग एंड गैदरिंग करना मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। कहां पे, किस तिनियास का बात कर रहा है, कुरिंजी का। दूसरा है मुलाई तिनाइस का क्या बात कर रहा है यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है भाई, तो रेफर टू ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट। ये कहां से रिलेटेड है, ग्रास लैंड एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो है कैटल रियरिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन, यानी कॉमन, कैटल रियरिंग यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे यही चीज मेन किया जाता है। और ये हो गया दूसरा, ये पहला हो गया लैंड फॉर्म हमारा, ये दूसरा लैंड फॉर्म हो गया। अब तीसरा क्या आएगा देखते हैं। अब यहाँ है मारुदम्स। मारुदम क्या है, ये क्या बताता है कि ये फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स, यानी यहाँ पे प्लेन का बात हो रहा है, ठीक है, वेयर फार्मिंग वाज द प्राइमरी एक्टिविटी। यहाँ पे फार्मिंग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है। नेदल क्या है भाई, तो रिप्रेजेंट कोस्टल रीजन्स, यानी ये आइलैंड्स की बात कर रहा है, ठीक है, वेयर पीपल इंगेज्ड इन फिशिंग एंड शिफरिंग, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं निदल्स के, यहाँ के लोग जो है मछली पकड़ना और समुद्री यात्रा में लगे रहना, यानी समुद्री यात्रा करना या फिर मछली पकड़ना, ये 2 एक्टिविटी यहाँ पे लोग कर रहे हैं, ठीक है। पलाई क्या है भाई, तो रेफर टू एरिड, यानी मरुस्थल, यानी जो बालू इलाका है, डेजर्ट इलाका है, उसके बारे में बात कर रहा है, एरिड रीजन के बारे में, डेजर्ट लाइक रीजन वेयर जर्निंग एंड फाइटिंग वर टिपिकल ऑक्यूपेशन, है ना। यहाँ पे लोगों को घूमना और लड़ना,
है ना, यात्रा करना और लड़ना मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि हो चुका है फिनिश, आगे अब कुछ नहीं बचा और यहीं पे हमारा हो गया क्या, द एंड। यहीं पे हो गया क्या हमारा एंड, END, एंड। यहीं पे हमारा एंड होता है ये चैप्टर। और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, चैप्टर नंबर 4, है ना। 3 खत्म हो गया। अब तक मैंने यूट्यूब पे 1 पढ़ा दिया, 2 पढ़ा दिया, आज ये 3 खत्म हो गया। 3 के अलावा एक और पढ़ाया हुआ है मैंने 13, चैप्टर नंबर 13, 14 भी पढ़ाया हुआ है। आज ये 3 हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टाइमलाइन। ठीक है ना, टाइमलाइन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय। ठीक है।